गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड 10 PYQs प्रैक्टिस करने वाले हैं जो डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन के साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। ये हमारे क्लास 2 है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बाद आज मैं 10 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, सी एक्स अक्ष के समानांतर और डी वाई अक्ष के समानांतर। तो इसका राइट आंसर होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। देखिए क्यों होगा ऐसा। सबसे पहले आप देखिए, ये एक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता, ठीक है। चूँकि क्या होता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी में, ठीक है ना। चलिए इसके डिटेल में हम लोग समझते हैं कि मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मांग वक्र का ढाल क्या होता है, इसको इंग्लिश में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व जो बनता है ना, उसका स्लोप जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, मांग वक्र का ढाल बोला जाता है। और यह क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यह उस दर को मापता है जिस पर कीमत के अनुसार मांग में परिवर्तन होता है। यह डेल पी ओवर डेल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए डिमांड कर्व कैसा बनता है। डिमांड कर्व देखिए कैसा बना हुआ है। ये आपका देखिए वाई एक्सिस पे पी प्राइस शो किया हुआ है और ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी को दिखाया है, ठीक है। तो जब प्राइस 8 रुपीज़ है तो कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, 5 यूनिट्स की, ठीक है। इसी तरह से जब प्राइस डाउन हो जाता है, जब प्राइस 6 रुपीज़ है तो कितने क्वांटिटी का डिमांड किया जा रहा है, 10 यूनिट का, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो ये ऋणात्मक संबंध दिखला रहा है, विपरीत संबंध दिखला रहा है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, कम क्वांटिटी की मांग करेंगे। आप खुद से सोचिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए अभी अगर आप सब्जी मार्केट जाते हो, अभी आपका करंट आप स्टेटस देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि टमाटर जो है वो बहुत महंगे बिक रहे हैं, ठीक है। अभी उसका रेट 120 या 100 के आसपास चल रहा है। तो जब टमाटर अभी कुछ समय पहले तक 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़ में ये अवेलेबल था, तो जब सस्ता था तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। अभी चूँकि उसका प्राइस बढ़ गया है तो अभी लोग क्या करते हैं, अभी वो 250 ग्राम ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये इन्वर्स रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो मांग वक्र का जो ढाल होता है वो क्या होगा, इसका बी आंसर होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम आधारित है ए एक गुणात्मक कथन पर, बी एक परिमाणात्मक कथन पर, सी उपरोक्त दोनों पर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि मांग का नियम किस पे आधारित है। मांग का नियम जो होता है वो एक गुणात्मक कथन पर आधारित होता है, ठीक है। ये कैसे है, ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए गुणात्मक और परिमाणात्मक का मतलब क्या हुआ। गुणात्मक मीन्स होता है क्वालिटी को देखता है, ठीक है, और परिमाणात्मक मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें से कि ये गुणात्मक कथन पर आधारित है कैसे। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन पर आधारित है, न कि परिमाणात्मक कथन पर। मांग का नियम क्या बतलाता है, मांग का नियम ये बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। मीन्स कि जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसकी मांग घटेगी और जैसे जैसे वस्तु का प्राइस कमेगा तो उसकी मांग बढ़ती है, ठीक है। तो ये विपरीत संबंध को दिखलाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैसे, डिमांड फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। मीन्स प्राइस पे डिपेंड करता है डिमांड, ठीक है। डी जहाँ पे डी क्या होता है, डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सॉरी डी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डी मीन्स डिमांड, डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे कोई भी वस्तु का कीमत बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका डिमांड कम होते जाता है। और जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा वैसे वैसे डिमांड क्या होता है, वो बढ़ते जाता है।
तो P इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विथ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जैसे हाई प्राइस जितना हाई रहेगा तो उसका डिमांड उतना कम होगा, और अगर प्राइस लो है तो उसका डिमांड क्या होगा, हाई होगा। लेकिन मांग का नियम जो है वो मांग की मात्रा और कीमत के बीच का सटीक संबंध नहीं बतलाता है, इसलिए यह एक गुणात्मक कथन पर आधारित है, ठीक है। अब सटीक संबंध का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आने से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। यदि प्राइस कम हो रहा है तो मांग की मात्रा में कितना चेंज होगा वो चीज़ नहीं बता पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग परिमाणात्मक नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक, ठीक है। दोनों के विपरीत संबंध को तो बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में विपरीत संबंध होता है, लेकिन कितना बदलेगा, प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में वेरिएशन होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा ये नहीं बतलाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्वालिटेटिव डिमांड जो है, सॉरी मांग का नियम जो है वो क्या करता है, वो एक गुणात्मक कथन है, ठीक है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्वांटिटी को नहीं बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मांग का नियम कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, ए कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, बी कीमत वृद्धि से मांग घटती है, सी मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है, और डी पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है। चलिए देखिए एक एक करके हम चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहले देखते हैं क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि मांग का नियम क्या बतलाता है, मांग का नियम क्या बतलाता है कि प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, मांग की मात्रा, दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मीन्स कि अगर प्राइस में वृद्धि होती है, अगर कीमत में वृद्धि होगी तो डिमांड क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी, ठीक है। तो क्या क्या है, ए ऑप्शन क्या है, कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो हम उसकी मांग ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि कीमत वृद्धि से मांग घटती है, ठीक है। मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड, जिस वस्तु का प्राइस बढ़ा है उसका मांग क्या है, घट जाएगा। तो ये बी ऑप्शन क्या है, ये सही है, ठीक है ना। सी क्या दिया हुआ है, मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है, और डी पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। मांग का नियम हमें बतलाता है कि कीमत अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने से मांग की मात्रा में कमी आती है, ठीक है ना। और वाइसे वर्सा मीन्स इसके जस्ट उल्टा, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। कुल मांग वक्र कहाँ से प्रारंभ होता है, ए मूल बिंदु से, बी मूल बिंदु के नीचे से, सी मूल बिंदु के ऊपर से, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें मांग वक्र का स्लोप वाला जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुल मांग वक्र कहाँ से प्रारंभ होता है देखते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए डिमांड कर्व, जो डी डिमांड कर्व दिया हुआ है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु तो नीचे है, लेकिन ये जो डिमांड कर्व है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है ना। ये जो 8 लिखा हुआ है, प्राइस 8 लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर से वहाँ से आपका डिमांड कर्व वहाँ से शुरू हो रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है या और ऊपर से शुरू हो रहा है, ये ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा कि कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है, मूल बिंदु के नीचे से, नहीं ये मूल बिंदु के नीचे से तो नहीं हो रहा है। सी क्या है, मूल बिंदु के ऊपर से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मूल बिंदु के ऊपर से कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोल से तो कार चलाएंगे, तो अगर दाम बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, महंगाई बढ़ रही है तो ज़्यादा खर्च नहीं ना कर पाएंगे, तो वो एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता, किसको कांस्टेंट नहीं माना जाता है। ए पूरक वस्तु की कीमत, बी स्थानापन्न वस्तु की कीमत, सी उपभोक्ता की आय, और डी उस वस्तु की कीमत। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए
कभी भी जब हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, मांग अनुसूची बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उस वस्तु की जो कीमत होती है उसको हम लोग स्थिर नहीं मानते हैं। अगर कीमत स्थिर हो जाएगा तो फिर डिमांड शेड्यूल बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु की मांग अनुसूची या डिमांड शेड्यूल बनाने में उस वस्तु की कीमत को स्थिर नहीं माना जाता है, ठीक है। मांग अनुसूची क्या होती है? मांग अनुसूची वह अनुसूची होती है जो किसी समय विशेष में दी गई कीमतों पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है। मीन्स कि कोई पर्टिकुलर समय पे किसी वस्तु की कीमत में जो वेरिएशन आएगा, ठीक है, कि कीमत जब ज़्यादा है तो कितना डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, और अगर कीमत कम है तो कितना डिमांड कर रहा है। और इसको जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में जब हम दिखा देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? डिमांड शेड्यूल बोला जाता है या मांग अनुसूची बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक डिमांड शेड्यूल बना हुआ है, इधर प्राइस लिखा हुआ है पर केजी के हिसाब से, और इधर क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी वो मात्रा के डिमांड कर रहा है केजी पर मंथ के हिसाब से वो बताया गया है कि जब 20 रुपया पर केजी के हिसाब से है तो 6 यूनिट की डिमांड करता है कंज्यूमर, ठीक है। जब उसका प्राइस बढ़ करके 30 रुपीज़ हो जाता है तो वो 5 यूनिट की डिमांड करता है। उसी तरह से जब वो 40 रुपीज़ पर केजी हो जा रहा है तो 4 यूनिट की डिमांड करता है, और जब दाम बढ़ करके 50 रुपीज़ हो जा रहा है तो 3 यूनिट की डिमांड कर रहा है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बता रहा है? इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ये मांग का नियम दिखा रहा है, ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? मांग की मात्रा में कमी आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि मांग अनुसूची जब भी हम लोग बनाते हैं तो उस समय में इन निम्न कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। कौन कौन से कारक हैं? पूरक वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स मतलब जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे पेन और इंक दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर पेन नहीं है, इंक नहीं है तो हम पेन यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह कार एंड पेट्रोल दोनों एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसकी कीमत को क्या माना जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। उसी तरह से सेकंड क्या है? स्थानापन्न वस्तु की जो कीमत होती है जिसको सब्सटीट्यूट गुड्स बोलते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। चाय, अगर चाय का दाम बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी यूज़ कर लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। पेस्ट, अलग अलग ब्रांड के पेस्ट आते हैं, ठीक है। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, एक पतंजलि का अगर कोई पेस्ट है, कोलगेट का पेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है, देखेंगे कि अगर पतंजलि का रेट ज़्यादा है तो हम लोग कोलगेट उसके जगह पे सब्सटीट्यूट उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्थानापन्न वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है कि एक के स्थान पर दूसरे को यूज़ किया जा सके या उसके बदले पहले के बदले दूसरे को रिप्लेस किया जा सके, ठीक है ना। मतलब एक के जगह पे हम लोग दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती है? पूरक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो एक साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनकी कीमतों को, इनके प्राइस को क्या किया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। उपभोक्ता की जो आय होती है उसको भी कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइस होता है, जो भी वस्तु की कीमत है, उसको हम लोग स्थिर नहीं मानते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मांग फलन है कीमत का एक दिश, ए बढ़ता हुआ फलन, बी घटता हुआ फलन, सी नहीं बढ़ता और नहीं घटता हुआ फलन, और स्थिर फलन। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मांग फलन कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन है, क्योंकि वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मांग का नियम क्या बतलाता है कि डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस से, ठीक है, कि मीन्स कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम होता है, मांग की मात्रा में कमी आती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी मांग में कमी आएगी, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी आएगी वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मांग फलन जो होता है, जो डिमांड फंक्शन होता है, वो क्या होता है? कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन होता है। घटता हुआ फलन क्यों होता है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसका घट रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संबंध बोलते हैं। ऋणात्मक संबंध मतलब क्या हो रहा है? घटता हुआ, घट रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मांग फलन क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिमांड फंक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जब भी किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, मांग फलन को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे
किसी वस्तु की मांग, इसको हम लोग क्या किससे दिखाए हैं, dx से दिखाए हैं। x कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो वस्तु की जो मांग है, जो डिमांड है, वो किसका फंक्शन है। फंक्शन मीन्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले क्या है कि पी, यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, पी एक्स, पी जेड, वाई, टी, ई, एन और वाई डी। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, किसी भी वस्तु की मांग जो है ये सारी इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये उसको प्रभावित करने वाले कारक है, मांग को प्रभावित, कि हम किसी वस्तु की डिमांड कितना करेंगे, किस मात्रा में करेंगे, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है पी एक्स। पी एक्स मीन्स वस्तु की कितनी कीमत है, कितना दाम पे हमको वो वस्तु मिलेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको ख़रीदने में सक्षम हैं कि नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हम उसकी मांग कितनी, उसकी कितनी मात्रा हम खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ dx जो है, dx क्या है, वस्तु x की मांग है। y जो होता है उपभोक्ता की आय, आपकी इनकम कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप डिमांड कितना करोगे, ठीक है ना। अगर आपकी ज़्यादा आय होगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, कम होगी तो आप कम मांगोगे, कम मांग करोगे, ठीक है, वस्तु की। नेक्स्ट है पी जेड। पी जेड मीन्स स्थानापन्न वस्तु या सब्सटीट्यूट गुड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि इस जो चीज़ हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं उसका जो सब्सटीट्यूट है, उसका निकटवर्ती जो भी वस्तु है जो उसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका प्राइस कितना है। अगर वो मुझे सस्ती पड़ेगी तो मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगी, अगर मुझे उसे महंगी पड़ रही है तो मैं उसे नहीं यूज़ करूँगी, उसको रिप्लेस करूँगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है टी। टी मीन्स क्या है, उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट, कि भाई हमारा अब कोई चीज़ महंगा हो चाहे सस्ता हो, लेकिन अगर हमें पसंद आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ड्रेस मैं गई और मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम जो हमें पसंद आता है वहाँ पे हम लोग रेट को, थोड़ा प्राइस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ख़रीद लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी रुचि पर भी डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु का डिमांड करेंगे और कितना मात्रा का डिमांड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन, भविष्य में अगर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में अगर मान लीजिए, जैसे अभी आप ज्वलंत उदाहरण आप समझ लीजिए कि जैसे अभी कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि मे बी कि आगे राशन का वो रेट बढ़ जाए, ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाएं, तो उस समय लोग क्या करते हैं, पहले एडवांस में अभी बढ़ी हुई कीमत पे भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी क्या होता है, डिमांड घट जाता है या बढ़ जाता है। तो ये डिमांड जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एन मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। और सबसे लास्ट वाई डी। वाई डी मीन्स आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कितना है, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है डिमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है। मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल जो अभी हम लोगों ने देखा, वो क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखाती है। ए, मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध। बी, मांग तथा पूर्ति की मात्रा में फलनात्मक संबंध। सी, विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन। और डी, विभिन्न स्थानों का मांग की मात्रा का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन क्या है, मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध, ठीक है। मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध मतलब मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस में फलनात्मक संबंध को दिखाता है। ये हो सकता है, इस पर थोड़ा डाउट है, ठीक है। बी देखते हैं, चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मांग तथा पूर्ति की मात्रा में फलनात्मक संबंध। अभी हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल देखा था, वहाँ पे सप्लाई का तो कोई जिक्र नहीं था, ठीक है ना। तो ये वाला बी ऑप्शन क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो पूर्ति का कोई क्वेश्चन ही कोई बात ही नहीं होता है, ठीक है। सी नंबर क्या है, सी ऑप्शन में दिया है विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन। देखिए ये सटीक लग रहा है, क्योंकि देखिए मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध जो होता है वो क्या दिखाता है, वो डिमांड फंक्शन दिखलाता है। डिमांड फंक्शन दिखलाता है ना, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, वो रिलेशनशिप को शो करता है। लेकिन जो डिमांड शेड्यूल होता है वो क्या दिखाता है कि विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन। सॉरी इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध को दिखाता है कि
मूल्य में वेरिएशन आने से मांग की मात्रा में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, कैसे मांग घटते जा रहा है, प्राइस बढ़ने से किस तरह से मांग बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से किस तरह मांग घट रहा है, और प्राइस कम होने से किस तरह से मांग बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को ही दिखलाता है मांग तालिका, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा ए बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, बी दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, सी नीचे की तरफ ढाल, और डी ऊपर की तरफ ढाल। देखिए अभी हम लोगों ने मांग का नियम पढ़ा था। मांग के नियम के अनुसार क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा तो मांग वक्र उसका जो बनता है वो क्या बनता है, वो बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, मतलब बाईं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। नहीं, ये तो सटीक नहीं है, ठीक है ना। मांग का नियम के अनुसार हमको बताना है तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ ढालू होता है ना। मांग वक्र जो बनता है अभी हम लोगों ने देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा बनता है, डिमांड कर्व जो बनता है वो नीचे की तरफ ढाल होता है, ठीक है ना। बाएं से नीचे, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कि मांग का नियम जो है उसके अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र नीचे की तरफ ढाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन का सही वर्णन करता है, ए पी इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ डी, बी डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, सी डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/p, और डी पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी एंड 1/y। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिलोम मांग फलन क्या होता है। इन्वर्स डिमांड फंक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मांग फलन जो होता है ना, मांग फलन क्या बताता है कि डिमांड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। डिमांड किसका फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन होता है प्राइस का। ये क्या है, ये डिमांड फंक्शन, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। इसका मीनिंग क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं क्या, स्वतंत्र चर, ठीक है। स्वतंत्र चर मतलब वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे प्राइस, वस्तु का जो प्राइस होता है वो किसी चीज़ पर आश्रित नहीं होता, वो डिमांड पर आश्रित नहीं होता है। डिमांड आश्रित होता है किस पर, प्राइस पे। प्राइस बढ़ता और घटता है, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ता और घटता है, ठीक है। लेकिन प्राइस कभी डिमांड, लेकिन यहाँ पर जो ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिमांड फंक्शन की, जहाँ पे दिखाता है क्या कि डिमांड जो है वो किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम इन्वर्स रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, पी जो होता है, प्राइस जो होता है वो फंक्शन होता है डिमांड का, ठीक है। मीन्स कि डिमांड में चेंज आने से प्राइस में चेंज आता है, ठीक है। डिमांड कम या ज़्यादा होने से प्राइस में चेंज आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम मांग फलन या इन्वर्स डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है। मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है। A1 दिया हुआ है कि केवल आय प्रभाव के कारण, और सेकंड है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। देखिए मांग वक्र में जो ऋणात्मक ढाल होता है ना, वो 4 कारणों से होता है, ठीक है। मांग वक्र का ढाल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है, वो नीचे की तरफ ढालू क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न देखिए 4 होता है। सबसे पहला रीज़न जो होता है ना, वो क्या होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अनुसार क्या होता है कि जब भी ये नियम क्या बताता है, ये नियम बताता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा को प्राप्त करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि
कोई आपको सेब बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी भी है, आप एक सेब खा रहे हैं, तो आप जब एक सेब खाते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरा सेब खाएंगे तो उसको फिर आपकी भूख थोड़ी कम हो जाती है, तो उससे थोड़ी कम संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह से जैसे आप 1 2 3 4 5 आप उसकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते जाएंगे, उससे क्या होगा, आपका भूख कमते जाएगा, और जैसे जैसे आपकी भूख कमेगी तो आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल, जो संतुष्टि का जो लेवल होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना, उसकी सीमांत उपयोगिता जो होती है वस्तु की, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए दूसरा रीज़न क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऋणात्मक होने पे, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापित वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है और उस वस्तु की कम मात्रा खरीदता है जिसकी कीमत में वृद्धि हुई है। जैसे आप चाय और कॉफ़ी को ले लीजिए, ठीक है, चाय का दाम पहले 200 रुपया था, उपभोक्ता आप अपने घर में ला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चाय का कीमत जो है वो 250 रुपया हो गया, ठीक है, और उसके पैरेलल हम लोग चाय की जगह पे कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 220 रुपये है। अब आप देखो कि चाय की कीमत में 200 से 250 रुपया मीन्स 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, और कॉफ़ी का रेट जो है वो 220 रुपया है, तो कॉफ़ी तो सस्ता पड़ रहा है ना, कॉफ़ी सस्ता पड़ रहा है, तो चाय की कीमत में वृद्धि होने से चाय की डिमांड तो घट रही है, लेकिन कॉफ़ी का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब चाय का कीमत बढ़ जाएगा तो जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं वो लोग भी कॉफ़ी को पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। मतलब एक वस्तु का दाम अगर बढ़ गया है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट्स है, जो निकटवर्ती वस्तु है, जो उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, आय प्रभाव का अर्थ है कि वस्तु की कीमत में गिरावट के साथ उपभोक्ता की वास्तविक आय तथा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तथा वह सामान्य वस्तु की अधिक मांग करता है। अब समझिए कि कोई वस्तु आप खरीद रहे थे, अभी मान लीजिए आप मार्केट गए, आप क्या करें, आप गए मार्केट और आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप गए आइसक्रीम खरीदने के लिए, ठीक है। पहले आइसक्रीम 20 रुपये की मिल रही थी, ठीक है, एक कोन आपको 20 रुपये का मिल रहा था, अब उसका रेट घट गया है, 5 रुपया कम हो गया, ठीक है। अब आपको 15 रुपया में वो आइसक्रीम मिल रहा है। जैसे ही उसका आपका आय नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या हुआ कि उस वस्तु की कीमत घट गई। जब वो 20 से 15 रुपया में आ गया, अब आप क्या करोगे, एक की जगह पे अब आप 2 खरीद लोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी आय बढ़ गई ना। इसी को क्या बोला जाता है, रियल इनकम बोला जाता है, ठीक है। कि जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो जो कंज्यूमर होता है उसके पास तो कुछ पैसा बच जाता है, वो जो पैसा बच गया उसी को क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो रियल इनकम बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका परचेजिंग पावर, वस्तु को खरीदने की शक्ति, क्षमता आपकी बढ़ गई है, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, भाई चलो जाकर के अब एक आइसक्रीम की जगह हम 2 आइसक्रीम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आय प्रभाव भी क्या करता है, मांग वक्र के ढाल को ऋणात्मक बनाता है, ठीक है, ऋणात्मक ढाल का कारण होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड, मतलब जो नए कंज्यूमर होते हैं वो भी डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो क्या होता है, नया उपभोक्ता वर्ग उपस्थित होता है। मान लीजिए कि कोई चीज़, अभी कार है, कार बहुत महंगी मिल रही है, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर कार का प्राइस कम जाता है, ठीक है, 4 लाख में जो कार मिल रहा था वो 3.5 लाख में मिलने लगा। अब जिनके बजट में आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, फिर कार की डिमांड, जैसे नैनो आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नैनो खरीदने के लिए लाइन में लग गए थे। जो जिनके कार तो बहुत महंगा होता है, सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसी कुछ कम रेट में वो कार मिल जा रहा है, अवेलेबल हो गया मार्केट में, तो नया कंज्यूमर वर्ग फिर खड़ा हो गया ना, और वो लोग भी कार खरीदने लगे, कार की मांग बढ़ गई। तो इसी को क्या बोला जाता है कि जो नए कंज्यूमर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, वही लॉजिक काम करता है कि परचेजिंग पावर बढ़ रहा है,
जैसे रेट घट रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो 4 रीज़न होते हैं वो क्या है, मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का कारण होते हैं। कौन कौन से 4 कारण? सबसे पहला ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तीसरा आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। और चौथा नए उपभोक्ताओं द्वारा मांग और न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है। तो ए केवल आय प्रभाव के कारण और बी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। देखिए सिर्फ 1, तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। हाँ, दोनों कारण होगा कि आय प्रभाव केवल आय प्रभाव के कारण, ये तो नहीं लग रहा है सही, ठीक है ना। सिर्फ आय प्रभाव के कारण नहीं होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी होता है, ठीक है ना। बी क्या दिया हुआ है, केवल 1, वो गलत है। सी दिया हुआ है केवल 2, वो भी गलत है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण नहीं भाई, प्रतिस्थापन प्रभाव के साथ आय प्रभाव भी आएगा। और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 2 दोनों, ठीक है। कि आय प्रभाव भी कारण होता है ऋणात्मक ढाल का, और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव भी कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, केवल आय प्रभाव नहीं हो सकता है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और नए उपभोक्ताओं द्वारा मांग, ये चारों ऑप्शन अगर रहेंगे तो आप चारों लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होगा, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आंसर जिस तरह से दिया हुआ है कि 1 and 2 ओनली 1 ओनली 2, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो केवल लिखा हुआ है, तो उसको आप फोकस करोगे, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक्स अगेन।